हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। इस चैप्टर में सबसे पहले शॉर्ट में देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फिर देखेंगे इम्पैक्ट ऑन दिस फॉरेस्ट ड्यू टू कॉलोनियल रूल, और लास्ट में डिस्कस करेंगे कैसे लोकल पीपल एंड ट्राइबल शोड देयर रेजिस्टेंस। तो चलो पहले लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो एज यूजुअल शुरू करेंगे विद अ क्विक इंट्रोडक्शन। फॉरेस्ट हैव बीन अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, हैबिटेट एंड कल्चर फॉर मेनी कम्युनिटीज। यानी कि ये जो फॉरेस्ट है ये हमेशा से ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। दे हैव बीन अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जो कि इन फॉरेस्ट से कनेक्टेड है बिकॉज ऑफ देयर कल्चर, देयर ट्रेडिशन, और साथ में आपको देखने को मिलती है बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट में। With the arrival of British colonial rule, forest management and usage changed drastically। यानी कि with the arrival of British rule, जो अभी तक का ट्रेडिशनल वे था ऑफ यूजिंग फॉरेस्ट, कैसे उन्हें यूज करेंगे, उनकी रिसोर्सेज का क्या होगा, कौन कौन यूज कर सकता है, वो चीजें अब ड्रास्टिकली चेंज हो रही थी। अब फॉरेस्ट का मैनेजमेंट अलग तरीके से हो रहा था। ये लोग बहुत सारे अलग अलग फॉरेस्ट एक्ट लेकर आए थे। तो यानी कि अभी क्या हो रहा था, ये सारा ही प्रोसेस, ये सारा ही मैनेजमेंट, ये सारा ही कुछ अब चेंज हो रहा था ड्रास्टिकली। दिस चैप्टर डिस्कसेस हाउ कॉलोनियलिज्म ट्रांसफॉर्म्ड फॉरेस्ट सोसाइटीज इन इंडिया एंड इंडोनेशिया। अब इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे ये जो कॉलोनियल रूल थे ये चेंज कर रहे थे फॉरेस्ट सोसाइटीज को। सबसे पहले इंडिया का डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट इंडोनेशिया ऑल्सो। तो चलो फिर सबसे पहले जल्दी से देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट है हमारे सोर्स ऑफ टिम्बर, फ्यूड वुड, फॉडर, हनी, फ्रूट्स, रेजिन एंड मेडिसिनल प्लांट्स। यानी कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। हम इनके ऊपर डिपेंडेंट है काफी सारी चीजों के लिए, फ्रॉम टिम्बर टू मेडिसिनल प्लांट्स। ट्राइबल कम्युनिटीज डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट ऑल्सो। अब ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं ये भी फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है और ये इनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, अलग अलग तरीके से डिपेंडेंट है। जैसे कि ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें ये एक एरिया पर कल्टीवेट करते हैं फिर दूसरे पर चले जाते हैं। तो ये फॉरेस्ट में ही हो पाता है बिकॉज वहाँ पर बहुत ज्यादा लैंड अवेलेबल होती है। इसके अलावा ये लोग हंटिंग एंड गैदरिंग करते हैं। जो चीजें ये गैदर करते हैं आगे जाके उन्हें ये बेचते हैं जहाँ से इनकी अर्निंग होती है। दे कलेक्ट एंड सेल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आल्सो। ठीक है, तो ये हमने देख लिया इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड द लाइफ ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के मेन फोकस ही विच इज कॉलोनियल इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के ऊपर कॉलोनियल रूल का क्या इम्पैक्ट देखने को मिला। तो सबसे पहले तो ब्रिटिश कमर्शियल इंटरेस्ट क्या था। द ब्रिटिश नीडेड टिम्बर फॉर शिप बिल्डिंग एंड रेलवेज। अब जो ब्रिटिशर्स थे उनको टिम्बर की जरूरत थी शिप बिल्डिंग के लिए भी और साथ में रेलवेज के लिए भी। और इसके लिए वो क्या कर रहे थे, दे वर क्लियरिंग फॉरेस्ट एक्सटेंसिवली, बहुत लार्ज स्केल पे दे वर क्लियरिंग दीज फॉरेस्ट ताकि इनको ये टिम्बर मिल पाए टू मीट दीज डिमांड्स। ट्रीज लाइक साल, टीक, देवदार वर आल्सो फेवर्ड। इनको भी ये लोग यूज कर रहे थे क्योंकि इनका होता है हार्डवुड, तो ये अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज कर पाते थे। ठीक है, तो सबसे पहले इनका अपना इंटरेस्ट था, इनको अपनी शिप्स वगैरह बनानी थी, रेलवेज बिल्ड करने थे। रेलवेज भी इन्हीं का बेनिफिट दे रहे थे क्योंकि उससे इनको ट्रेड में हेल्प होने वाली थी, इनके ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह ये ले जा पाएंगे। तो इन सारी चीजों के लिए इनको जरूरत थी ऑफ टिम्बर, और उसके लिए ये जो फॉरेस्ट थे उन्हें लार्ज स्केल पर कट कर रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट फॉरेस्ट लॉज एंड रिस्ट्रिक्शन। तो मैंने अभी आपको बताया कि इन लोगों ने अलग अलग फॉरेस्ट लॉज बनाए थे। अब ये क्या थे, तो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस फॉरेस्ट एक्ट इन 1865। सबसे पहले 1865 में इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद इसमें वेरियस अमेंडमेंट्स हुए इन 1878 एंड 1927। जो 1878 वाला फॉरेस्ट एक्ट था इसने फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया 3 कैटेगरीज में, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। ये जो रिजर्व फॉरेस्ट थे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द ब्रिटिशर्स, यहाँ से उनको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलती थी। तो ये जो रिजर्व फॉरेस्ट थे यहाँ पर लोकल पीपल्स का आना जाना कंप्लीटली बैन था। लोकल पीपल वर बैन फ्रॉम हंटिंग, ग्रेजिंग कैटल एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पैचेस ऑफ द फॉरेस्ट थे जिनको इन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट का नाम दिया था, यहाँ पर इन्होंने लोकल पीपल की कोई भी एक्टिविटी कंप्लीटली बैन कर दी थी। ठीक, नाउ व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑन ट्राइबल्स। सो फॉरेस्ट राइट ऑफ ट्राइबल्स वर कर्टेल एंड टेकन अवे। उनके जो फॉरेस्ट राइट थे वो बहुत ही लिमिटेड हो गए थे एंड मोस्ट केसेस में दे वर टेकन अवे। इसके अलावा मैनी बिकेम क्रिमिनलाइज्ड फॉर प्रैक्टिसिंग एज ओल्ड ट्रेडिशंस। यानी कि अब तक ये जो ट्राइबल्स जो इतने सालों से जो चीजें फॉलो करते हुए आ रहे थे, अब अगर वो वही सेम चीज कर रहे थे तो इसके लिए दे वर बीइंग क्रिमिनलाइज्ड। उनको ये लोग पनिशमेंट देते थे अगर वो कुछ भी अगेंस्ट द रूल जाकर किया करते थे। Some were employed as laborer or forest guard under the forest department। और कुछ लोग इन ट्राइबल्स के ऐसे भी थे जिनको इन ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, उनको उन्होंने एज गार्ड रख लिया था या फिर एज लेबर रख लिया था फॉरेस्ट में, क्योंकि जब ये पेड़ हो रहे हैं तो इनको काटने के लिए भी कोई चाहिए था, इनको ट्रांसफर करने के लिए भी रिक्वायरमेंट थी लेबर की। तो कुछ लोगों को इन्होंने एज गार्ड से लेबर वहीं पर अलाउ कर दिया था रहने के लिए। ठीक, तो ये था इफेक्ट ऑल ओवर ऑन द ट्राइबल्स। मूविंग ऑन, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी अबाउट शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या है, तो ये एग्रीकल्चर का एक ऐसा मेथड होता है जिसमें सबसे पहले फॉरेस्ट का एक पैच क्लीन किया जाता है, वहाँ का जितना भी वेजिटेशन होता है उस सबको काट दिया जाता है और जला दिया जाता है। उसके बाद इस एरिया पर वो अपना क्रॉप ग्रो करते हैं। 1-2 साल ग्रो करने के बाद जब उन्हें लगता है कि अब यहाँ की फर्टिलिटी कम हो गई तो वो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि इट इन्वॉल्व्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, बर्निंग देम एंड यूजिंग द एश टू फर्टिलाइज द सॉइल। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो इस चीज से बहुत कंसर्न थे। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर ये लोग ऐसे ही बार बार पैचेस कट करेंगे और उसको यूज करेंगे और फिर उसे छोड़ के चले जाएंगे तो जो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टिम्बर है वो ही कैसे ग्रो करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली ट्राइबल कम्युनिटीज भी काफी ज्यादा थी नंबर में। तो उनको ये डर सता रहा था कि अगर ऐसा हुआ तो हमें जो टिम्बर अभी इतना मिल रहा है हम वो नहीं ले पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोशिश की कि वो ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसे बैन कर दें और इसे कंट्रोल करें। ठीक है, क्योंकि उनके अनुसार क्या था, उनके अनुसार ये वेस्टफुल था, डेंजरस था और ये फॉरेस्ट रीजनरेशन के लिए भी डेंजरस था। ठीक,
और उनको ये भी लगता था कि इससे उनकी टिम्बर सप्लाई भी अफेक्ट हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्राई किया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन करें या इसे कंट्रोल करें, बट जब लोगों ने रेजिस्ट किया तो उन्होंने इसे कंप्लीटली बैन नहीं किया, उन्होंने कुछ रीजन में इसे अलाउ कर दिया था, बट अंडर देयर सुपरविजन। इसके अलावा जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं अकॉर्डिंग टू द रीजन, अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस, जैसे कि झुम, बेवार, मिल्पा, लेडिंग, ये सारे ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कुछ अलग अलग नाम है। ठीक, तो अब हमने देख लिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं हॉट फॉरेस्ट एंड रेलवेज। तो हमने अभी पढ़ा था कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको वुड की रिक्वायरमेंट थी फॉर शिप बिल्डिंग एंड रेलवेज। तो रेलवे में वुड की क्या जरूरत थी? तो सबसे पहले तो देखो, रेलवे कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि इससे उनकी ट्रेड में हेल्प हो रही थी। उनको अपने ट्रूप्स को कहीं भेजना होता तो बहुत कन्वीनियंटली वो भेज सकते थे। तो इसीलिए वो चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी जो रेलवे सिस्टम है वो बढ़िया से स्टैब्लिश हो जाए। अब रेलवे सिस्टम में बहुत सारे वुडन स्लीपर्स की रिक्वायरमेंट होती थी। अगर 1 माइल का कहीं पर रेलवे ट्रैक बना है तो उसके लिए आपको 1760 स्लीपर्स चाहिए होते थे। तो यानी कि द नंबर ऑफ वुडन स्लीपर्स रिक्वायर्ड वाज वेरी ह्यूज, और इसीलिए जो फॉरेस्ट थे दे वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड फॉर रेलवे एक्सपेंशन। और इस वजह से बहुत ज्यादा हमें रैपिड डिफोरेस्टेशन देखने को मिला, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम पीरियड जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, रेलवेज बन रहे थे। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर वुड की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी एंड फॉरेस्ट वर बीइंग कट विदाउट एनी चेक, और इस वजह से डिफोरेस्टेशन हो रहा था, यानी कि जो फॉरेस्ट थे वो खत्म हो रहे थे। ठीक, तो अब हमने देख लिया फॉरेस्ट और रेलवेज में कनेक्शन। मूविंग फॉरवर्ड, अब ये जो ब्रिटिशर्स थे ये अपने साथ प्लांटेशंस भी लेकर आए थे। प्लांटेशन क्या था? तो देखो, सबसे पहले इस टाइम पर यूरोप में कॉफी की, टी की, रबर की, इन सारी चीजों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। वहां पर लोगों को ये ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए थी। अब इन लोगों ने क्या शुरू किया, इन्होंने सोचा कि हम इंडिया में इसे कल्टीवेट करेंगे, यहाँ पर हमें लेबर भी इजीली मिल जाएगी और इसको फिर हम एक्सपोर्ट कर देंगे टू यूरोप। सो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस टी, कॉफी एंड रबर प्लांटेशंस। इसमें ये क्या करते थे, एक प्लांटेशन ओनर होता था जिसे ये पीस ऑफ लैंड दे देते थे बहुत ही कम प्राइस पर, और उसके बाद वो क्या करता था, सबसे पहले वहां का पूरा फॉरेस्ट क्लीन करता था। जो भी वहाँ पर ट्राइबल लोग रह रहे होते थे उन्हें वहां से हटा दिया जाता था। इन केस अगर वो लोग वहाँ पर एज लेबर वर्क करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बट उसमें भी उनकी कंडीशंस बहुत खराब होती थी, बहुत कम वेज मिलती थी और कानून से बहुत ज्यादा लिया जाता था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, एक फॉरेस्ट पीस एक प्लांटेशन ओनर को दिया, उस प्लांटेशन ओनर ने पूरा फॉरेस्ट क्लीन कर दिया, जो भी ट्राइबल ग्रुप से उन्हें वहां से हटा दिया, और उसके बाद लेबर का यूज किया जिनको उन्होंने बहुत ही पुअर कंडीशंस में रखा। और इसी तरह इन्होंने की प्लांटेशन फार्मिंग, जिसमें इन्होंने लार्ज क्वांटिटी में टी, कॉफी, रबर ये सारी चीजें ग्रो की और यहाँ से सस्ते में बनाकर इन्होंने यूरोप एक्सपोर्ट किया और वहाँ पर अच्छा खासा इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया। तो ये हमने देखा अबाउट प्लांटेशंस। नाउ नेक्स्ट इज साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। तो इन लोगों ने इंडिया में साइंटिफिक फॉरेस्ट्री यूज करी इन लेट 19th सेंचुरी। अब इसके अकॉर्डिंग क्या था कि ये जो फॉरेस्ट है दे वर सीन एज रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग रिसोर्सेज, यानी कि ऐसी रिसोर्सेज थी जो कि आपको काफी बढ़िया रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती हैं अगर इसको प्रॉपर्ली यूज किया जाए तो। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉरेस्ट्री क्या करना होता था कि जो भी फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी है, जो वेराइटी ऑफ प्लांट्स है, उन सबको काट दो, बिकॉज वो हमारे किसी काम के नहीं है। अब हम उसी एरिया पर एक यूनिफॉर्म टाइप के प्लांट, एक यूनिफॉर्म टाइप ऑफ प्लांट स्पीशी को ग्रो करेंगे इन स्ट्रेट लाइन। इस प्रोसेस को कहते हैं मोनोकल्चर। और इससे क्या होगा, इससे हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इससे जो फॉरेस्ट है उनका नेचुरल रिप्लेसमेंट हो जाएगा। फॉरेस्ट काटे, बहुत अलग अलग वैरायटी काट दी और एक ही वैरायटी के हमने वहाँ पर बहुत सारे एक ही सिंगल रो में पेड़ लगा दिए, जैसे कि साल के पेड़ हो गए, टीक के पेड़ हो गए। तो इन्होंने ये क्यों किया, फॉर देयर ओन पर्सनल बेनिफिट, और बिना चिंता किए अबाउट द बायोडाइवर्सिटी या फिर जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनकी नीड्स के बारे में सोचे। ठीक है, तो ये था साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, जिसमें जो ओरिजिनल फॉरेस्ट है, जो उनकी वाइल्ड लाइफ थी, जो उनकी बायोडाइवर्सिटी थी, उसको इन्होंने खराब कर दिया, सारा कट डाउन कर दिया और वहाँ पर एक ही स्पीशी के प्लांट इन्होंने ग्रो किए, जिसको कहा जाता है मोनोकल्चर। मूविंग फॉरवर्ड, बात करें अगर फॉरेस्ट ऑफिशियल की बिलीफ की, तो उन लोगों का क्या मानना था कि जो लोकल पीपल हैं ये फॉरेस्ट को हार्म कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, ग्रेजिंग करने से, ट्रीज को काटने से जो ये सारी चीजें डिस्ट्रक्ट हो रही हैं, ये सारी चीजें खराब हो रही हैं। और साथ में इनका ये भी मानना था कि जो विलेजर्स हैं वो तो है फॉरेस्ट के डिस्ट्रॉयर्स, और ये जो कॉलोनियल स्टेट है ये है फॉरेस्ट के प्रोटेक्टर्स। यानी कि रियलिटी में देखा जाए तो ये सब कुछ उल्टा कर रहे थे। दे वर द डिस्ट्रॉयर्स ऑफ द फॉरेस्ट, दे वर डिस्ट्रॉइंग द वाइल्ड लाइफ, बट क्लेम ये इसका कंप्लीटली ऑपोजिट कर रहे थे कि भाई हम तो फॉरेस्ट को बचा रहे हैं, डिस्ट्रॉयर्स तो विलेजर्स हैं, लोकल पीपल है। तो ये थी बिलीफ ऑफ ऑफिशियल्स। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे रिबेलियन इन द फॉरेस्ट। कैसे जो अलग अलग ट्राइब्स थी, जो लोकल पीपल्स थे, उन्होंने अपना रेजिस्टेंस शो किया टुवर्ड्स दिस ऑफिशियल, टुवर्ड्स दिस कॉलोनियल रूल। ठीक, तो इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट बस्तर रिबेलियन 1910, जो हमें देखने को मिली छत्तीसगढ़। यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फॉरेस्ट का यूज रेस्ट्रिक्ट कर दिया था और यहाँ पर बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज इन फॉरेस्ट में रहते थे, इनके ऊपर डिपेंडेंट थे। दे इंट्रोड्यूस रिजर्व फॉरेस्ट इन 1905। जब उन्होंने 1905 में यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट इंट्रोड्यूस किए, तो यानी कि अब जो लोकल पीपल थे उनका फॉरेस्ट से बिल्कुल ही कट कर दिया कॉन्टेक्ट, अब वो वहाँ पर नहीं जा सकते, उनका एक्सेस वाज बैंड। तो इससे ये जो लोकल पीपल थे, जो लोकल ट्राइबल ग्रुप्स है, वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए, उनका लाइवलीहुड अफेक्ट हुआ, उनका वे ऑफ लिविंग अफेक्ट हुआ और उनके अंदर काफी गुस्सा था, काफी रेजिस्टेंस था। एंड दिस लेड टू अ पॉपुलर रिबेलियन जो ब्रोक हुआ इन 1910। इसमें क्या हुआ, विलेजर्स ने बहुत सारे जो बाजार थे उनको लूटा, पुलिस स्टेशन, स्कूल्स, इन सबको लूटा, इन्हें डिस्ट्रॉय करा। साथ में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस मूवमेंट को सप्रेस करने की कोशिश की एंड फाइनली दे सप्रेस्ड इट एंड लेटर दे अलाउड लिमिटेड एक्सेस ऑफ द फॉरेस्ट। लेकिन सप्रेस करने के बाद उन्होंने क्या किया, जो एक्सेस था फॉरेस्ट का वो कंप्लीटली बैन ना करके दे गिव देम लिमिटेड एक्सेस, यानी कि लिमिटेड वो फॉरेस्ट में जा सकते हैं, चीजें कर सकते हैं, बट क्या करेंगे, दिस वाज डिसाइडेड बाय द ऑफिशियल्स। ठीक, तो ये था बस्तर रिबेलियन। इसके बाद बहुत अलग अलग रिबेलियंस जो थे वो देखने को मिले थे, जैसे संथल, गोंड, उरान कम्युनिटीज ने किया था। दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट फॉरेस्ट लॉस। और ये जो रेसिस्टेंस था ये शो करने के कम्युनिटीज अलग अलग चीजें किया करती थी, जैसे कि कई बार वो टैक्स पे करने से रिफ्यूज कर देती थी,
कहीं पर वो लोग जो फॉरेस्ट गार्ड होते थे उनके ऊपर अटैक करते थे, फॉरेस्ट में से वोट चोरी कर लेते थे, या फिर वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जबरदस्ती प्रैक्टिस करते थे। तो ये अलग अलग चीजें थी जिससे कि ये जो कम्युनिटीज थी वो अपना रेजिस्टेंस शो कर रही थी। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे जावा इंडोनेशिया के बारे में। इंडिया के बारे में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया कि वो ये सारी चीजें क्यों कर रहे थे, कैसे फॉरेस्ट अफेक्ट हो रहे थे, कैसे वो फॉरेस्ट एक्ट लेकर आए, और बाद में कैसे लोगों ने रिबेलियन किया, अपना जो गुस्सा था, जो अपना अनसेटिस्फेक्शन था वो शो किया टुवर्ड्स द गवर्नमेंट पॉलिसीज या फिर एक्ट। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे इंडोनेशिया में। तो सबसे पहले तो देखो जावा में देयर वाज डच कॉलोनाइजेशन। डच आल्सो नीडेड टिम्बर। इनको भी ब्रिटिशर्स की तरह टिम्बर की जरूरत थी फॉर मेकिंग शिप्स एंड फॉर मेकिंग रेलवेज। और इन्होंने भी यहाँ पर फॉरेस्ट लॉ इंट्रोड्यूस किए थे इन 1860, जिसके बाद जो विलेजर्स थे वो फॉरेस्ट में उनकी परमिशन के बिना एंटर नहीं कर सकते थे। साथ में इन्होंने भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, हंटिंग एंड टिम्बर कलेक्शन ये सारा कुछ ही बैन कर दिया था, क्योंकि ये सारा कुछ ही पर्सनली यूज करना चाहते थे। इसके बाद यहाँ पर भी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इंट्रोड्यूस हुई। जो फॉरेस्ट एक्सपर्ट थे उनको ट्रेन किया गया था कि कैसे जो फॉरेस्ट है उन्हें मैनेज करना है एक कंट्रोल्ड मैनर में। साथ में जो विलेजर्स थे उनको फ्री में यहाँ पर काम करवाया जाता था, और इस सिस्टम को बोला जाता था ब्रेडोमडाइज्ड सिस्टम, यानी कि फोर्स लेबर, जो कि ये लोग विलेजर्स से करवाते थे इन द फॉरेस्ट। ठीक। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे हमें देखने को मिला था सामीन्स मूवमेंट। तो ये सामीन ने लीड किया था, जो कि एक पीजेंट थे ऑफ रंदुप्लातुंग इन जावा। ठीक है, इन्होंने डच पॉलिसीज को अपोज किया और इनका कहना था कि जो फॉरेस्ट है वो विलेजर्स को बिलोंग करते हैं, वो नेचर से हमें दिए गए हैं और आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप हमें रोक नहीं सकते। और इसमें मोर देन 3000 फैमिली सपोर्टेड हिम एंड द मूवमेंट। मूविंग फॉरवर्ड, वर्ल्ड वॉर इन फॉरेस्ट यूज। तो देखो इस टाइम पर वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 भी हुए, बिकॉज ऑफ विच जो टिम्बर की डिमांड थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, और ऐसे में जो फॉरेस्ट थे दे वर अगेन ओपनड अप। बहुत जगह जो फॉरेस्ट के लॉज थे वो इग्नोर किए जा रहे थे एंड दे वर बीइंग सस्पेंडेड। ठीक है, तो ये सारा कुछ भी हमें देखने को मिला बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। मूविंग ऑन, अगर ये सारा कुछ ही समझने के बाद हम शॉर्ट में ये समझने की कोशिश करें कि कॉलोनियल फॉरेस्ट का इम्पैक्ट क्या था, तो सबसे पहले तो इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया था ट्रेडिशनल फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स, यानी कि जो ट्रेडिशनली बहुत एशियंट टाइम से जो लोग जैसे फॉरेस्ट को यूज कर रहे थे, उनके रिसोर्सेज को यूज कर रहे थे, जो इकोनॉमिक्स वर्क कर रहा था वो इन्होंने पूरा खराब कर दिया था, डिस्टर्ब कर दिया था। इसके बाद दे प्रमोटेड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ओवर सस्टेनेबल यूज, यानी कि इनका क्या था, इनका था अपना फायदा देखना, अपना इंटरेस्ट देखना। तो ये क्या कर रहे थे, फॉरेस्ट को कमर्शियली यूज कर रहे थे और कमर्शियली एक्सप्लॉय कर रहे थे इंस्टेड ऑफ डूइंग एनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दे क्रिएटेड अ लेगेसी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड लोकल कम्युनिटीज। और इसी के साथ इन्होंने एक ऐसी लेगेसी क्रिएट की जो अभी तक आपको देखने को मिलेगी, विच इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड लोकल ट्राइब्स, लोकल पीपल, लोकल कम्युनिटीज। Also, they left deep ecological damage due to monoculture and exploitation. मोनोकल्चर और फॉरेस्ट एक्सप्लॉयटेशन की वजह से जो वहाँ की फॉरेस्ट रिसोर्सेज खराब हुई, बायोडाइवर्सिटी खराब हुई, ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, इन सब की स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट हो गई, बहुत सारे अलग अलग इश्यूज हुए जो कि अभी तक जिनका इम्पैक्ट है, दिस हैज कॉज्ड अ डीप इकोलॉजिकल डैमेज। ठीक। मूविंग फॉरवर्ड, अब देखो चैप्टर तो हमने सारा ही पढ़ लिया और इसमें कुछ कुछ नए नए टर्म्स हैं जो हमने पहली बार पढ़े, तो एक बार हम उनको जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, एक बार उनका मीनिंग दोबारा देख लेंगे। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, तो ये होती है एक फार्मिंग प्रैक्टिस जिसमें जो फॉरेस्ट होते हैं उन्हें कट किया जाता है, उन्हें क्लीन किया जाता है, वहाँ पे कल्टीवेशन किया जाता है और थोड़े टाइम के बाद उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। सो इट इज अ टेम्परेरी फार्मिंग, इट्स नॉट अ परमानेंट सिस्टम। नेक्स्ट साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के बारे में पढ़ा, जो कि ब्रिटिशर्स का मेथड था टू मैनेज द फॉरेस्ट, ताकि जो आउटपुट है, जो उनको मॉनेटरी बेनिफिट है वो मैक्सिमम हो, मैक्सिमम वो आउटपुट ले पाए लाइक टिम्बर एंड अदर रिसोर्सेज। तो ये ब्रिटिशर्स का मेथड था। नेक्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट, तो ये वो फॉरेस्ट थे जो कि कंप्लीटली स्टेट के कंट्रोल के अंडर थे और यहाँ पर लोकल पीपल हैड नो एक्सेस। मूविंग फॉरवर्ड, बस्तर रिबेलियन, तो ये था एक ट्राइबल रिवोल्ट जो कि 1910 में हुआ था अगेंस्ट द फॉरेस्ट पॉलिसीज इन छत्तीसगढ़। नेक्स्ट इज ब्लंडोंगस्टाइसिंग, तो ये एक डच का सिस्टम था ऑफ फोर्स लेबर फॉर फॉरेस्ट वर्क, क्योंकि उन्हें ऑब्वियसली लेबर वाज रिक्वायर्ड इन द फॉरेस्ट फॉर डूइंग वेरियस वर्क्स, तो ये एक फोर्स लेबर सिस्टम था ऑफ द डचेस। नेक्स्ट मोनोकल्चर क्या होता था, तो जब एक फॉरेस्ट एरिया को क्लीन कर उस पूरे ही एरिया पे एक सिंगल टाइप की स्पीशी को ग्रो किया जाता था इन सिंगल रोज, तो उसी को कहा जाता था मोनोकल्चर। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट डू वी कंट्रोल फ्रॉम दिस चैप्टर, तो सबसे पहले तो जो कॉलोनियलिज्म था उसने ट्रांसफर कर दिया था फॉरेस्ट को इनटू अ कमर्शियल एसेट। अभी तक जिनकी प्रेस कर रहे थे, जो लोगों के लिए नेचर का गिफ्ट था, अब वो ब्रिटिशर्स के लिए कमर्शियल एसेट बन गया था। इंडिजिनियस पीपल हु वाज लिव्ड इन हार्मनी विद नेचर वर मार्जिनलाइज्ड, जो लोग हमेशा से फॉरेस्ट के साथ हार्मनी में रहते हुए आए थे, उनके रिसोर्सेज को यूज कर रहे थे, अब उन्हीं लोगों को इन लोगों ने मार्जिनलाइज कर दिया था, उनको वहां से हटा दिया था, उनका एक्सेस खत्म कर दिया था। एंड लास्टली द लीगेसी ऑफ कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज कंटिन्यूज टू अफेक्ट फॉरेस्ट राइट एंड इकोलॉजिकल कंजर्वेशन इन मॉडर्न टाइम, यानी कि ये जो कॉलोनियल टाइम के अलग अलग एक्ट्स थे, अलग अलग रूल्स थे, इनका डैमेज हमें अभी तक देखने को मिलता है। सो विद दिस हमारा ये चैप्टर हुआ खत्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। हमने ऑलरेडी ये काफी सारी चीजें ज्योग्राफी में, साइंस में अलग अलग छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस में पढ़ रखी थी। सो इट वाज लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोस थिंग्स, और साथ में हमारी हिस्ट्री को भी हमने उसके साथ में कंबाइन करके पढ़ा। तो अगर आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। लेक्चर कैसा लगा ये बताना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।